हेलो बच्चों, कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का हमारे यूट्यूब चैनल अचीव खान केमिस्ट्री क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मैं कक्षा 9 का बायोलॉजी का चौथा पार्ट डाल रहा हूँ। जो चौथा पार्ट है, इससे पहले हमने 3 पार्ट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है कक्षा 9 बायोलॉजी का। तीनों पार्ट को आप लोग उम्मीद है कि देख चुके होंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से उसको नोट भी कर चुके होंगे जो उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। देखिए, चौथे पार्ट में आज हम लोग बात कर रहे हैं कोशिका के कोशिकांग की, यानी कोशिका द्रव्य की बात कर रहे थे। उस दिन हमने कहा था आप लोगों से कि कोशिका में कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जिसमें हमने कोशिका भित्ति बताया था, प्लाज्मा झिल्ली बताया था, कोशिका द्रव्य बताया गया था और केंद्रक बताया था। कोशिका द्रव्य और केंद्रक को संपूर्ण रूप से मिलाकर जीव द्रव्य कहा जाता है, यानी प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो कोशिका द्रव्य की बात चल रही थी। कोशिका द्रव्य में हमने बताया था कि बहुत सारे इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल पाए जाते हैं, ठीक है, यानी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त उसमें बहुत सारे छोटे छोटे अंगक भी पाए जाते हैं, जिनको कोशिकांग का नाम दिया जाता है, ठीक है। इंग्लिश में उसको ऑर्गेनल्स का बोलते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में 2 ऑर्गेनल्स की बात की थी, एक अंतर्द्रव्यी जलिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और एक बात की थी राइबोसोम के बारे में। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आज हम लोग एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और लवक पढ़ने वाले हैं, यानी प्लास्टिड पढ़ने वाले हैं। ये 2 अंगक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को शुरू करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, आप चाहें तो नोट्स अगर बना रहे हो तो आप माइटोकॉन्ड्रिया हेडिंग डाल लीजिएगा, और उसके बाद उसमें कुछ पॉइंट आपको हम बता रहे हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया हेतु, ठीक है। उसको आप नोट डाउन करते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। हमने फिगर पहले ही ड्रा किया हुआ है। ये माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर है, ये क्लोरोप्लास्ट का फिगर है। ये फिगर अभी आपको नहीं बनाना है, जब हम अपनी बातें पूरी कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको फिगर बनाना है, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना लेंगे माइटोकॉन्ड्रिया वाले में, और उसके बाद जब लवक आप हेडिंग डालेंगे तो उसमें लवक वाला फिगर बना लेंगे, ठीक है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात की जाए तो देखिए, नाम से स्पष्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। इधर कहीं बना दे रहे हम, माइटोकॉन्ड्रिया नाम से स्पष्ट है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन। माइटोस प्लस कॉन्ड्रियन, यानी ये एक ग्रीक वर्ड है। माइटोस का मतलब होता है, एक दूसरा इसका इंग्लिश वर्ड होता है, इसका मतलब होता है थ्रेड, THREAD। थ्रेड मतलब होता है धागे नुमा या सूत्रनुमा। और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल। ग्रेन्यूल मतलब होता है कण, ठीक है। यानी इसके इंग्लिश वर्ड से अगर अर्थ निकाला जाए, ये ग्रीक वर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका इंग्लिश वर्ड होता है माइटोस, मतलब होता है थ्रेड यानी धागे नुमा, और कॉन्ड्रियन मतलब होता है ग्रेन्यूल। तो अगर इसका हम हिंदी अर्थ निकालें तो निकल के आता है धागे नुमा कण। कैसे कण? धागे नुमा कण। अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया एक कणिका में कण से मतलब है कणिका में धागे नुमा संरचना होती है। एक कणिका में धागे नुमा संरचना होती है, जो केवल और केवल पूर्व केंद्रीय कोशिकाओं में और वयस्क मानव के आरबीसी में नहीं पाया जाता है। वयस्क मानव के आरबीसी में नहीं पाया जाता। और जितने भी पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके बारे में हमने बताया था आप लोगों को, शायद पहले वीडियो में बताया गया होगा, उसमें ये नहीं पाया जाता है। बाकी सभी सेल्स में सभी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकांग होता है वो पाया जाता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की अगर खोज की बात करें तो सबसे पहले इसकी खोज की थी सन 1880 में कोलिकर ने की थी। किस में की थी? तो कीटों के पेशियों में की थी। जो कीट होते हैं उनकी पेशियों में की थी, ठीक है। तो अगर खोज की बात की जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर ने कीटों की पेशियों में की थी।
खोज तो की थी, लेकिन इसको जो है अल्टमान एक वैज्ञानिक थे, कोलिकर ने खोज की, एक वैज्ञानिक थे अल्टमान। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट का नाम दिया। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। क्या कहा? बायोप्लास्ट कहा। ये ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट जो हैं आपके छोटे मोटे कंपटीशन में पूछे जाते हैं कि जो है बायोप्लास्ट नाम किसने दिया, तो किसने दिया? अल्टमान ने। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को बायोप्लास्ट नाम किसने दिया? अल्टमान ने। ठीक है, खोज किसने की? कोलिकर ने। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया नाम था वो किसने दिया? तो वो दिया था बेंडा ने। माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था बेंडा ने, ये याद रखिएगा, बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। ठीक है, अब उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक बहुत ही प्रमुख क्वेश्चन और भी बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया का एक और नाम होता है, इसे जो है कोशिका का ऊर्जागृह भी कहते हैं। कोशिका का ऊर्जागृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। अब बात ये आती है कि कोशिका का ऊर्जागृह क्यों कहते हैं? ऊर्जागृह मतलब ऊर्जा का घर क्यों कहते हैं? तो नाम से स्पष्ट है, इसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा इकट्ठी होती होगी या संचित होती होगी, इसीलिए इसको कोशिका का ऊर्जागृह कहते हैं। तो सही बात है भाई, इसमें ऊर्जा इकट्ठी रहती है, लेकिन वो ऊर्जा बनती कैसे है? श्वसन की प्रक्रिया के दौरान। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में बहुत सारे जो है क्या नाम है, गैस के कण जो है हमारे शरीर में जाते हैं, और श्वसन की क्रिया में हमारे शरीर के अंदर जो है एक जैव रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है, वो हमारी कोशिकाओं में होती है, और वहाँ पर जो है ऊर्जा निर्मुक्त होती है, निकलती है, और वो ऊर्जा जाकर जो है कहाँ पर संचित रहती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यानी जो हमारी ऊर्जा बनती है श्वसन की क्रिया के दौरान, वो ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहती है। एटीपी को एक प्रकार से ऊर्जा का कोड कह सकते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ठीक है, इसका कोड होता है। तो इस रूप में जो है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जो ऊर्जा होती है वो संचित रहती है। ठीक है, अब चलिए इसकी संरचना आप चाहें तो बना सकते हैं अब यहाँ पर इसके नीचे। अब चलिए संरचना पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया का माइक्रोस्कोपिक संरचना है, यानी जो है सूक्ष्मदर्शी संरचना है, क्योंकि वैसे तो दिखेगा नहीं, हमें नग्न आंखों से नहीं दिखने वाला है। तो ये माइक्रोस्कोपिक संरचना है। इस संरचना में अगर देखिए तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो दोहरे आवरण वाली झिल्लियों से बना होता है। दोहरे आवरण यानी दो आवरण वाली झिल्लियों से बना होता है। एक जो है ये वाला आवरण दिख रहा है आपको, जो नीले कलर से हमने बनाया हुआ है, और एक आवरण ये वाला दिख रहा है जो आपको हमने क्या नाम है, ये वाला, सॉरी अंदर वाला एक दिख रहा है ये आवरण। ठीक है, ये हमने काले वाले से बनाया हुआ है। इसमें लिखा भी हुआ है, बाह्य आवरण को हमने लिखा है बाह्य भित्ति, और अंदर वाले आवरण को लिखा है अंतः भित्ति। ठीक है, इसमें एक खास बात ये होती है कि जो अंतः भित्ति होती है, यानी अंदर वाला जो परत होता है वो काफ़ी फोल्डेड होता है, वलित तो होता है। ठीक है, इस तरह से मुड़ा रहता है, इस तरह से मुड़ा रहता है, और मुड़कर जो है जैसे हमारी उंगली नुमा संरचना होती है, उस उंगली नुमा संरचना का निर्माण करता है। और उस भाग को, जो उभरा हुआ भाग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। ये जो अंदर वाली परत है काफ़ी फोल्डेड होती है, काफ़ी क्या नाम है, मुड़ी हुई होती है, एक उंगली नुमा उभार बनाती है, और उस उभार को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त माइटोकॉन्ड्रिया की खास बात ये होती है कि इसमें स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। स्वयं का डीएनए और स्वयं का राइबोसोम पाया जाता है। इस कारण यह जो है प्रोटीन, अपने स्वयं के प्रोटीन का भी संश्लेषण कर सकता है, यानी जितनी इसको प्रोटीन की ज़रूरत होती है उतने प्रोटीन का संश्लेषण ये खुद कर लेता है। ठीक है, तो ये तो हुआ माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया किस प्रकार से बना हुआ होता है, कितनी इसमें झिल्लियाँ पाई जाती हैं, दो आवरण से बना होता है, इसमें डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है। ठीक है, ये फिगर आप ध्यान से बना लीजिएगा बढ़िया से। अब अगर इसके कार्य की बात की जाए कि कार्य क्या होता है, तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कार्य जो हमने बताया था कि ये कोशिका का ऊर्जागृह है, तो पहला और सबसे प्रमुख कार्य ये हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन की क्रिया के दौरान
जो है ऊर्जा का निर्माण करता है, श्वसन की क्रिया के दौरान ऊर्जा का निर्माण करता है, जो एटीपी के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है, और इसी का हम लोग जो है उपयोग करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाओं में उपयोग कर सकते हैं, या कोशिकीय क्रियाओं में। जैसे कोशिका में हमारे बहुत सारी परिघटना होती हैं, कोशिका हमारा श्वसन करती है, कोशिका हमारा जो है उत्सर्जन करती है, कोशिका हमारा जो है एक प्रकार से पाचन भी करती है, कि कोशिकाएँ पाचन करती हैं। तो ये जैविक प्रक्रियाएं जो क्या नाम है कोशिकाएं हमारी करती हैं, उनमें कुछ ना कुछ ऊर्जा लगती है, तो वो ऊर्जा जो है माइटोकॉन्ड्रिया से मिल सकती है। ठीक है, तो पहला कार्य ये हो जाएगा कि ऊर्जा का निर्माण करती है ये। दूसरा जो है ये वसा का उपापचय करती है। उपापचय मतलब, उपापचय को इंग्लिश में मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। उपापचय एक ऐसी घटना होती है जिसमें बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ा जाता है, यानी जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ा जाता है, या जो सरल अणु होते हैं उनको जटिल में कन्वर्ट किया जाता है। इस पूरी घटना को उपापचय कहते हैं। उपापचय दो प्रकार से होता है, एक अपचय, एक अनोपचय। अपचय को बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में टूटना, और अनोपचय मतलब छोटे अणुओं को बड़े अणुओं में कन्वर्ट करना। तो ये घटना हमारी कोशिका में होती रहती है। तो कोशिका में वसा का जो है उपापचय कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अगर एक और कार्य की बात करें, तो जैसा कि आप लोग अगर 12 में जाएंगे तो 12 में थोड़ा सा डिटेल में जो है बायोलॉजी को पढ़ेंगे, उसमें जो है आप लोगों को एक फिगर बनवाया जाएगा। वो फिगर होगा किसका? मानव जनन में पढ़ाया जाएगा, शुक्राणु का फिगर बनवाया जाएगा, या शुक्राणु के बारे में बताया जाएगा। तो जो शुक्राणु होती है कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। ठीक है, इसकी ऊपर की एक टोपी बनी हुई होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया से ही निर्मित होती है, और यहाँ पर जो है कुछ भाग ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से ही निर्मित होते हैं। तो ये जो कार्य होता है इसका, ये गति प्रदान करता है शुक्राणुओं को। तो एक प्रकार से ये भी कार्य हो जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है शुक्राणुओं को गति प्रदान करता रहता है। उसके बाद अगला कार्य ये है कि ये जो है कैल्शियम का, यानी कैल्शियम जो आयन होते हैं उनका हमारे कोशिकाओं में संचरण करता है, परिवहन करता है। ठीक है, और श्रावण करता है, निकालता भी है उनको। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हो गई। आप जो है इस चीज़ को दोबारा भी एक बार सुन लीजिएगा, आपको उम्मीद है पूरी तरह से जो है याद हो जाएगा, कोई चीज़ जो है आपको रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को कम से कम लड़के जो हैं, सभी बच्चे जो हैं, कम से कम 2 बार ज़रूर देखा करें, ताकि उन्हें पूरी बातें जो हैं स्वतः याद हो जाएं, उनको जो है याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो चुकी। माइटोकॉन्ड्रिया की आप लोग जो है फिगर बना लीजिएगा। उसके बाद अब अगला जो है कोशिकांग हम लोग बात करते हैं लवक के बारे में। किसके बारे में? लवक के बारे में। लवक को इंग्लिश में कहा जाता है प्लास्टिड। हेडिंग डालेंगे आप लोग, लवक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, अगर लवक की बात की जाए भाई, ठीक है, तो लवक की खोज जो है सबसे पहले हेकल ने की। किसने की? हेकल, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जो है लवक की खोज की थी पौधों में। ठीक है, प्लास्टिड की खोज की थी। लेकिन खोज तो की थी उन्होंने, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो प्रयोग किया था लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सिम्पर ने। याद रखिएगा, लवक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सिम्पर ने। और खोज पूछा जाए तो किसने किया? हेकल ने। ठीक है, अब उसके बाद लवक की अगर बात करें तो कहाँ पाया जाता है ये? तो लवक जो है वो मुख्यतः पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी पौधों में पाए जाते हैं। कुछ कवक वगैरह में भी पाए जाते हैं, कुछ शैवाल में भी पाए जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये पादप में पाए जाते हैं। जंतुओं में तो बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं, जीवाणुओं में भी नहीं पाए जाते हैं, अधिकतर कवकों में भी नहीं पाए जाते हैं। किस में ज़्यादातर पाए जाते हैं? पादप में पाए जाते हैं, यानी पादप के कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब अगर लवक की बात करें तो लवक होते हैं 3 प्रकार के। लवक कितने प्रकार के होते हैं भाई? 3 प्रकार के होते हैं। पहले लवक को हम लोग बोलते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं हम लोग? हरित लवक। इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। दूसरा जो लवक होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्णी लवक। वर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, तीसरा जो लवक है उसको हम लोग बोलते हैं अवर्णी लवक। अवर्णी लवक, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, वर्णी लवक को रंगीन लवक भी कहा जाता है,
और अवर्णीय लवक को रंगहीन लवक भी कहा जाता है। तो पहला लवक है हरित लवक, सबसे ज़्यादा कॉमन यही लवक है। ये मुख्यतः जो है हरे पौधों में ही पाया जाता है, क्योंकि जैसा कि नाम से स्पष्ट है हरा लवक, यानी ऐसा लवक जो हरे रंग का हो या हरा रंग प्रदान करता हो उसको हम लोग हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट का नाम सुना होगा। तो ये मुख्यतः जो है पौधों के पत्तियों में पाया जाता है और तने वगैरह यानी जो हरे भाग होते हैं उनमें पाया जाता है। और इसका सबसे प्रमुख कार्य होता है, आप लोग हेडिंग वाइज लिख लीजिएगा, एक नंबर डाल के हरित लवक, दूसरा वर्णीय लवक, तीसरा जो है अवर्णीय लवक। हरित लवक में लिखिएगा कि जो हरित लवक होते हैं वो मुख्यतः जो है पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं, मुख्यतः पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं। ठीक है। अगर हरित लवक के खोज की बात की जाए तो इसकी खोज का श्रेय जाता है सिम्पर को, जिन्होंने प्लास्टिड नाम दिया था, यानी लवक नाम दिया था। खोज की थी लवक की किसने? हेकल ने। नाम किसने दिया था? सिम्पर ने नाम दिया था लवक का। लेकिन अगर पूछा जाए हरित लवक की खोज किसने की तो सिम्पर का नाम आएगा। हरित लवक जो है पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, यानी पौधों के हरे भागों में पाए जाते हैं। इनका सबसे प्रमुख कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है भाई? ये पौधों के हरे भागों में होती है, प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलकर जो है किसका निर्माण करते हैं? भोजन का निर्माण करते हैं, और वो भोजन कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है। तो ये क्रिया जो है कहाँ पर होती है? ये क्रिया जो है पौधों के क्लोरोप्लास्ट में होती है, यानी हरित लवक वाले भाग में होती है। उसके बाद आप चाहें तो ये डायग्राम बना सकते हैं, हरित लवक का डायग्राम बना हुआ है। हरित लवक जो है इस प्रकार से कुछ होता है। इसमें आप देखेंगे एक कला पाई जाती है, बाहर सबसे बाहर एक ही कला पाई जाती है। कला मतलब होता है परत, एक ही परत पाया जाता है। अंदर आपको आप देखेंगे कई पट्टी नुमा संरचनाएं दिखाई देती हैं, और कहीं कहीं पर पट्टियाँ जो हैं काफ़ी ढेर सी पट्टियाँ छोटी छोटी भी दिखाई देती हैं। एक पट्टी को पट्टिकाएँ कहते हैं या पट्टिका बोलते हैं, और कई पट्टियों के समूह को ग्रेनम बोलते हैं। जैसे यहाँ पर जो है हमने जो है सर्कल करके लिखा हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की संरचना को क्या बोलते हैं? ग्रेनम। और एक की बात की जाए तो पट्टिका बोलते हैं। और इसके अंदर जो द्रव भरा रहता है उसको स्ट्रोमा कहते हैं। ठीक है। और बाकी ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये केंद्रक है। केंद्रक भी पाया जाएगा भाई, कोशिकांग है तो केंद्रक तो होगा ही इसमें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पाई जाती हैं किसमें? हरित लवक में पाई जाती हैं। ठीक है। अब उसके बाद दूसरा अगर बात करें तो दूसरा लवक है हमारा वर्णीय लवक, यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट किसे कहते हैं? इसको हमने अभी बताया था रंगीन लवक भी कहते हैं। तो पौधे के जो रंग बिरंगे भाग होते हैं, खासकर हरे चीज़ों को छोड़कर, यानी हरे के अतिरिक्त जो लाल, पीला, नीला, ठीक है, इस तरह के जैसे फूल वगैरह होते हैं, तो इन भागों में वर्णीय लवक ही पाए जाते हैं। तो ये पौधों के रंग बिरंगे भागों में पाए जाते हैं, जैसे फल में पाए जाते हैं, फूल में पाए जाते हैं, कभी कभी लाल पत्तियाँ भी होती हैं उनमें पाए जाते हैं, तो इनमें पाए जाते हैं। ठीक है। अगला जो है हेडिंग आपका होगा अवर्णीय लवक, यानी ल्यूकोप्लास्ट, जिसको रंगहीन लवक भी पाए जाते हैं कहते हैं। ये लवक जो हैं ऐसे लवक होते हैं जो पौधों के क्या नाम है रंगहीन भागों में पाए जाते हैं, जहाँ पर कोई कलर नहीं होता उसका। जैसे जड़ में पाए जाते हैं, खासकर ये किस में पाए जाते हैं? जड़ों में पाए जाते हैं। ठीक है। और जो भूमिगत तना होता है उसमें भी पाए जाते हैं। जैसे भूमिगत तना, जैसे आलू है, आलू एक तना है। जो आलू होता है हम लोग खाते हैं वो क्या है? एक तना है, लेकिन वो भूमिगत होता है, भूमि के नीचे होता है, तो उसमें भी ये पाए जाते हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर जो भूमिगत भाग होते हैं, चाहे वो तना हो चाहे वो जड़ हो, उनमें जो है कौन से पाए जाते हैं? लवक, अवर्णीय लवक पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो लवक होते हैं इनका भी अपना डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है, अर्थात ये भी जो है अपने क्या नाम है प्रोटीन का संश्लेषण स्वयं करते हैं। इस कारण इनको अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहते हैं। अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। अर्धस्वायत्त कोशिकांग माइटोकांड्रिया भी हो जाएगा, क्योंकि वो भी यही कार्य कर रहा था अपना, और इसको भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आज की वीडियो में आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझा होगा कि माइटोकांड्रिया क्या है और लवक क्या है, लवक कितने पार्ट होते हैं। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग जो है लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जो लोग इस चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि भविष्य में जो है उनको मैं बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वीडियो के माध्यम से दे सकूँ। ठीक है। धन्यवाद।